जो लोग 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे, जब वो वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर और मोदी जी के अंदर एक तानाशाही और एक अहंकार नाम की विकृति है। भाजपा के लोगों ने उस विकृति को स्वीकृति दे करके अपनी पार्टी की संस्कृति का हिस्सा बना दिया। दिल्ली रोज गैंगस्टरों की राजधानी बनती जा रही है, दिल्ली चोर लुटेरों की राजधानी बनती जा रही है। शराब घोटाले की किंग पिन से 55 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मोदी जी ने चंदा लिया और उसको बेल दिया। वैसे तो मैं ईमानदार हूँ, लेकिन अक्सर मेरे किरदार पर उंगली उठा दी जाती है। नमस्कार, मैं आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी। ये शब्द इस वक्त आम आदमी पार्टी के तरफ से गूंज रहे हैं, क्योंकि लगातार शराब घोटाले का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और भाजपा की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में दिल्ली इलेक्शन भी होने हैं और उससे पहले जो रणनीति एक तैयार की जा रही है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी कितनी तैयार है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसको किस तरीके से देख रहे हैं। क्या वाकई इन तमाम आरोपों का दिल्ली चुनाव में कुछ असर पड़ेगा भी या नहीं, या वाकई जनता उनके साथ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के युवा कार्यकर्ता रवि जी मौजूद हैं, जिनसे चर्चा करेंगे। रवि जी, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से या आप लोगों की तरफ से बात कही जाती है वो ईमानदार हैं, उन पर आरोप गलत लगाए गए हैं, कितना असर पड़ेगा दिल्ली इलेक्शन में? देखिए, 2025 का दिल्ली विधानसभा के चुनाव दिल्ली की जनता लड़ने वाली है, अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ। जिस तरह से मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, दिल्ली की जनता तैयार बैठी है अपने बेटे पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए। आप एक बात बताइए कि दिल्ली के अंदर फ्री और मुफ्त शिक्षा देने वाले अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, या देश में शिक्षा सेवाओं पर 18% की GST लगाने वाले मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं? इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर अच्छी मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले, मोहल्ला क्लिनिक देने वाले अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी है। और पूरे देश के अंदर ऐसा मोहल्ला क्लिनिक जो कभी खुलती नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर खुलती है, निश्चित तौर पर खुलती है। हाँ। तो आपको तय करना है कि दिल्ली में अच्छी और मुफ्त शिक्षा देने वाले केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं या शिक्षा सेवाओं पर 18% की GST लगाने वाले मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं। दिल्ली के अंदर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं, या पूरे देश के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दवाई कंपनियों से चंदा लेकर के पूरे देश में नकली दवाई बेचवाने वाले मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं। आपको तय करना है कि अपने मित्रों को रेवड़ी देने वाले मोदी जी भ्रष्टाचारी है या दिल्ली की जनता को रेवड़ी देने वाले अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं। आपको तय करना है कि दिल्ली के अंदर जन की बात करने वाले केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं या पूरे देश के अंदर जनता से मन की बात और अपने मित्रों से धन की बात करने वाले मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं। और कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों के विश्लेषण करने के बाद उसका एक ही हल है कि अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे कट्टर ईमानदार नेता हैं। आप कह रहे हैं कट्टर ईमानदार नेता हैं, आपने रेवड़ी का भी जिक्र किया, मतलब आप ये बात मान रहे हैं ना, जो भाजपा के लोग और तमाम देश के प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि रेवड़ी बांटने का काम किया जा रहा है, तो केजरीवाल भी रेवड़ी बांटते हुए नजर आए हैं। चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो हरियाणा का इलेक्शन हो, चाहे वो पंजाब का इलेक्शन हो, कि जितने भी इलेक्शन हुए हैं। देखिए, पहले भारत के लोग कहते थे कि अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। अब अमेरिका कह रहा है कि केजरीवाल से सीखो। जिस तरह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हमारी सत्ता आने के 6 महीने के अंदर हम बिजली के बिल माफ़ करेंगे और हाफ करेंगे, ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नेंस की मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल अपनी नकारात्मक राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जनता का जन कल्याण हो। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि दिल्ली में अच्छा शिक्षा का मॉडल चले, और इसीलिए ये लोग तरह तरह के प्रपंच करते हैं। शराब घोटाले की जो बात हो रही है, आप एक युवा हैं, आप उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ज़रा थोड़ा सा हमें शराब घोटाले के मामले के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिए और बताइए आखिर शराब नीति जो लाई गई थी वो क्यों लाई गई थी और उस पर क्यों घोटाले के आरोप लगने लगे? यही शराब नीति पंजाब में चल रही है और पंजाब की सरकार बहुत फायदे में चल रही है। दिल्ली में केवल अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस के मॉडल को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नकारात्मक राजनीति किया, और जिस तरह से पूरे देश ने देखा कि शराब घोटाले की किंग पिन से 55 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मोदी जी ने चंदा लिया और उसको बेल दिया, तो ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक साजिश थी, जिस साजिश को माननीय न्यायालय ने ख़त्म करने का काम किया, जिस साजिश को दिल्ली की जनता समझती है, जिस साजिश को देश की जनता समझती है। और आप यकीन मानिए कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता इसकी जवाब जरूर देगी। लेकिन कैसे देख रहे हैं फिर इसको आप लोग? बीजेपी तो लगातार हमलावर है, बीजेपी लगातार ये सवाल कर रही है कि आखिर आपने जो चीज़ की, आपको केवल अभी बेल मिली है, आप अभी तक जमानत पर बाहर हैं, अभी आपके ऊपर कोई आरोप मुक्त नहीं हुए हैं आप। देखिए, PMLA की केस में बेल मिलना सबसे बड़ी ईमानदारी का प्रमाण है। जब PMLA का सेक्शन 45 कहता है कि हम किसी व्यक्ति को तभी बेल देंगे जब पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए कि उस व्यक्ति के द्वारा किया हुआ कोई अपराध नहीं है अथवा वो व्यक्ति निर्दोष है, तो यदि इस कंडीशन पर अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को बेल मिली है, तो ये तो ईमानदारी के सबसे बड़ी प्रमाण है।
भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जब भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करा करके शिष्टाचारी का प्रमाण पत्र देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर और मोदी जी के अंदर एक तानाशाही और एक अहंकार नाम की विकृति है। भाजपा के लोगों ने उस विकृति को स्वीकृति दे करके अपनी पार्टी की संस्कृति का हिस्सा बना दिया। आज भाजपा की संस्कृति केवल भ्रष्टाचारी है। भाजपा की संस्कृति का मतलब अहंकार है। भाजपा की संस्कृति का मतलब देश के विपक्ष को खत्म करना है। भाजपा की संस्कृति का मतलब वन नेशन नो इलेक्शन की नीति है। वन नेशन नो इलेक्शन, आप इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा तो पूरी तरीके से कह रही है ना वन नेशन वन इलेक्शन हो जाना चाहिए, आप कह रहे हैं नो इलेक्शन। 4 राज्यों का चुनाव एक साथ ये लोग नहीं करा पा रहे हैं। झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव आगे इन लोगों ने टाल दिया। जो लोग 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे, जब वो वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। भाजपा का उद्देश्य वन नेशन नो इलेक्शन, वन नेशन नो अपोजिशन, वन इलेक्शन वन पार्टी, वन इलेक्शन वन करप्शन की नीति है भारतीय जनता पार्टी की, और ये बहुत ही हास्यास्पद बयान है। कहा जाता है कि केजरीवाल अगर वाकई इतने ईमानदार हैं, उनको लगातार भाजपा की तरफ से भी झूठ कहा जाता है कि सबसे बड़ा अगर कोई नेता है तो वही एक झूठे नेता हैं। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने कहा था अगर कभी भी मुझ पर कोई आरोप लगते हैं या कुछ सिद्ध आरोप लगाए जाते हैं तो मैं अपने पद से उसी वक्त त्याग दूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जेल के अंदर से सरकार चला रहे थे, लेकिन जब देखा उसका कुछ असर नहीं हुआ तो फिर उन्होंने सीएम आतिशी को बनाया। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे विपक्ष को एक ताकत दिया कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आप पर झूठे आरोप लगाए तो उन आरोपों से घबराना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जम करके लड़ाई लड़नी है, और उसी ये लड़ाई का परिणाम है। अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को नाकाम करते हुए उन्होंने आकर के अपने पद से त्याग पत्र दिया, और उन्होंने कहा कि जब तक मुझे दिल्ली की जनता ईमानदारी के प्रमाण पत्र नहीं देगी तब तक मैं दिल्ली में सीएम नहीं बनूंगा। ये कहने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के अंदर ये हिम्मत नहीं है। दिल्ली इलेक्शन के लिए कितने तैयार हैं आप लोग? देखिए, दिल्ली इलेक्शन के लिए दिल्ली की जनता तैयार है। दिल्ली इलेक्शन के लिए दिल्ली की जनता तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठे आरोपों का जवाब देना है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर इन लोगों ने झूठे आरोप लगाए, दिल्ली की तमाम माताएं बहनें तैयार है अपने भाई अपने बेटे के खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए। लेकिन जब केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देते हैं उसके बाद आतिशी जी को एक चिट्ठी लिखते हैं कि यहाँ की रोडें खराब हैं, इसको बनवाइए। आखिर ये काम तब भी हो सकता था ना जब वो सीएम पद पर थे। देखिए, 5 कि क्या आपकी पार्टी टीआरपी लेने का ज़्यादा वो नहीं करती है? 2020 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने केवल दिल्ली में नकारात्मक राजनीति किया। 2 से ढाई साल तक आम आदमी पार्टी को केवल परेशान किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में 7 सांसद हैं, उनकी क्या जवाबदेही है? आपने किसी 7 सांसद को कभी रोड पर आकर के लड़ते हुए देखा? जनता की लड़ाई को लड़ते हुए देखा? एलजी साहब को कभी दिल्ली के लोगों के हक में बात करते हुए देखा? एलजी साहब का एक ही काम है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल की गवर्नेंस को रोका जाए। अभी 10,500 बस मार्शल्स को बेरोजगार कर दिया, और एलजी साहब के पास जो जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की, वो कानून व्यवस्था को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली रोज़ गैंगस्टरों की राजधानी बनती जा रही है, दिल्ली चोर लुटेरों की राजधानी बनती जा रही है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एलजी साहब के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जिस तरह से न्यायालय ने भी कहा एलजी साहब को कि यदि आप इस तरीके की राजनीति करेंगे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को राजनीतिक क्रियाकलापों में हिस्सेदारी लेना या राजनीतिक कामों में हिस्सेदारी लेना, मुझे लगता है कि इस देश के संविधान के लिए भी बहुत खतरनाक है। संविधान के लिए क्या खतरनाक है और क्या खतरनाक नहीं है, लेकिन पार्टी जिस तरह से अपनी राजनीति कर रही है और धाक जमाने की कोशिश कर रही है, चुनाव आने वाले हों, चुनाव से पहले इस तरीके की आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला वाकई जायज़ होते हुए नजर आ जाता है। लेकिन किस तरीके से दिल्ली की राजनीति में सरगर्मी तेज है वो साफ तौर पर समझ में आ रही है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।